हेलो, आवाज आ रही है बेटा? कोई बोल रहा था क्या? एक्चुअली आवाज कट गई थी। वीडियो स्टार्ट करो सभी लोग। पीआर, जशन, निखिलेश। निखिलेश जल्दी कर ले। निक साहब ने कर ली। अच्छा, तुझे रिवाइज कर ले कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। चलो रिवाइज कर लिया तो एक क्वेश्चन है, मुझे बताना, उसी से पता चल जाएगा। इसका तो वैसे अभी हमने कुछ किया नहीं है। ये डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक को। इनर ट्रांजिशन एफ को बोलते हैं, वो हम करेंगे। थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। आप लोग 39 क्वेश्चन देखो, कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड है। ये वाला आंसर दो चैट में। क्या बोल रहा है? हाउ मैनी एक्सक्यूज मी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन निकल प्लस 2? गुड मॉर्निंग अक्षित, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। यस पिया, वेरी नाइस। रिवाइज किया कैसे लिखते हैं? गुड गुड। हाँ जी, बाकी लोग? या बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखो बेटा, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कल हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किसको बोलते हैं जशन? जिसमें कौन से सबशेल का फिलिंग होती है? 3D की। ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 3 से लेके नहीं, वो तो डी ब्लॉक है। स्कैंडियम टू जिंक। या 3D सीरीज पूछ रही हूँ बेटा, स्कैंडियम टू जिंक। ठीक है, देखो ना, पीरियोडिक टेबल साथ में ही रखना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट। ये देखो जशन, जो तुम बता रहे थे बेटा, वो तो ये था। ये जो है ना, ये वर्टिकल जो कॉलम है वो ग्रुप है, ग्रुप 3 है ये वाला। एरो देखते जाना, ये 4 है, ऐसे करके ये 12 तक है। मैंने क्या पूछा कि 3D सीरीज कौन सा है? तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो एलिमेंट्स हैं उसको हम 3D सीरीज बोलते हैं। समझ में आ गई बात? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3D की फिलिंग होती है। 3D जो सबशेल है वो इसमें हम भरते हैं। सिमिलरली इसको 4D सीरीज बोलते हैं। 4D कहाँ से कहाँ तक होता है पिया? एलिमेंट देख के बताओ। यट्रियम टू कैडमियम, कैडमियम। ठीक है, ऐसे ही 4D 5D 6D। तो 3D सीरीज तो याद करनी ही करनी है, मैंने तुमको बोला था। उसको जरा एक बार कर लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। समझ में आई ये बात? एटॉमिक नंबर ये 21 से शुरू होता है और ये 30 तक है। ये तुमको पूरी याद होनी चाहिए, इसके बिना काम चलेगा नहीं। अब उसने क्या पूछा था कि निकल +2 में हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने थे। तो पहले तो निकल का एटॉमिक नंबर, निखिलेश कितना है बताना। तू फिर बंद कर ली वीडियो, सबने बंद कर ली। एक बार शक्ल दिखाने फिर गायब हो जाने। निकल दा एटॉमिक नंबर बोलो निखिलेश जल्दी। अक्षित कितना है?
14? 14 कैसे? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 है। 14 कहाँ से आया? नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन का भी 7 होता है। ठीक है, तो 28 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन या तो तुम पूरी लिख सकते हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s के बाद किसकी फीलिंग होती है जशन? 3D की। 3D की। तो 3D में 8 आएंगे, काउंट कर लो। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 2 4, 4 ते 6 10, 12, 18, 20 ते 8 28, 28 हो गए हैं। यहाँ इसका शॉर्टकट भी तुम लोगों ने सीखा होगा, नॉट गैसेस से लिखते होते हैं, आर्गन 4s2 3d8, ये वाली ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक तो तुमको शॉर्टकट वाला आना चाहिए, मैं बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं आता। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये इनर्ट गैसेस हैं। इनके एटॉमिक नंबर याद रख लेना, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये इनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं। हीलियम के बाद किसका फिलिंग होता है? 2s का। नियॉन के बाद 3s की फिलिंग होएगी, 4s की, 5s की, 6s की, 7s की। अब मैंने निकल के लिए आर्गन ही क्यों चूज़ किया? निकल का 28 है, उससे एक छोटे वाला चूज़ करना है। छोटे वाला 36 वाला तो ले नहीं सकते, तो कौन सा लेंगे? आर्गन। आर्गन के बाद किसकी फिलिंग है? 4s की। समझ में आ गई इतनी बात? अब उसने क्या बोला? निकल +2। +2 का मतलब क्या है? कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन, अब तुम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में से बाहर निकालते हैं? 3D में से जाएंगे क्या 4s में से? बोलो, जशन बता। 4s में से। 4s में से जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पहले वैलेंस शेल में से जाते हैं। वैलेंस शेल वो होती है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज ये वाली जो आगे लिखा होता है नंबर, ये बड़ा होता है सबसे। तो बट फिर ये लिखा क्यों पहले है? क्योंकि एनर्जी वाइज 4s की एनर्जी 3D से कम होती है, तो वो पहले भरता है। बट शेल तो वैलेंस 4s ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले गायब हो गए, ये बच गया 3d8। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ? 5। 5 ऑर्बिटल्स। तो हर्ट्ज रूल क्या कहता है? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। 8 इलेक्ट्रॉन है, 5, 6, 7, 8। तो अनपेयर्ड ये वाले 2 अनपेयर्ड बच गए। इनको अनपेयर्ड बोलते हैं जो सिंगली फिल्ड होते हैं। समझ आ गई बात? ये कहानी होती है कॉन्फ़िगरेशन की। ये तो बेस है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन तो करनी ही करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जिन बच्चों ने नहीं रिवाइज किया प्लीज़ आज भी थोड़ा बेसिक ही रहेगा, कर लेना आज के लेक्चर के बाद। ठीक है, और इस चैप्टर के ना मैं तुमको रिटर्न नोट्स भेजूंगी, हैंड रिटन, बट मैं वो पूरा पीडीएफ नहीं भेजूंगी, पिक्स देखती हूँ डेली, दो दो जितना भी टॉपिक होगा उसके हिसाब से ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो डी ब्लॉक हमारा चल रहा है अभी। पहले डी ब्लॉक की स्टडी करनी है, फिर एफ की करेंगे। तो इसमें 4 ट्रांजिशन सीरीज़ हैं, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 है। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि ये एक चेंज लेके आते हैं फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक टू लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। अब अगला पॉइंट देखो, डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? इसमें ना एक मतलब नया सा पॉइंट है। क्या नया सा पॉइंट है? देखो, हमें जर्नल तो पता ही है कि डी ब्लॉक हम उनको बोलते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सब शेल में जाता है, यही बोलते हैं ना। बट इनकी एक पर्टिकुलर जो है वो डेफिनेशन भी है। क्या है? पहले मैं समझा देती हूँ फिर लिखूंगी। बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जो डी सब शेल है दैट शुड बी इनकम्प्लीटली फिल्ड। इनकम्प्लीटली फिल्ड या कह लो पार्शली फिल्ड होना चाहिए इन द
ग्राउंड स्टेट और इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं आगे से OS लिखा करूँगी। क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच डी ऑर्बिटल्स आर आइदर इनकम्प्लीटली फिल्ड और कह लो पार्शियली फिल्ड इन द ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से इसको हम देखते हैं। थोड़ा थोड़ा लिखते जाना कॉपी में, बाकी तुमको नोट्स मिल जाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको बोलना है, जिसमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो पूरे नहीं भरे होने चाहिए। बस ये डेफिनेशन रखी हुई है। अब दिमाग में आ सकता है कि ऐसा क्यों है। एक चीज़ बेटा याद रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते टाइम बहुत सारी चीज़ों को ना तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ऐसा ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो सारा है ना, वैसे तो पूरी केमिस्ट्री ही एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती है, बट खास करके केमिस्ट्री की ये जो ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें तुम ये सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हो, ये मतलब फैक्ट बेस्ड है कि भाई ऐसा ही है, तो उसको एक्सेप्ट करो और समझो और याद करो, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, जिनमें डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फील्ड होने चाहिए, या तो उनके ग्राउंड स्टेट में या इनकी कोई मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका क्या मतलब है, जैसे देखो वैसे तो हम कोई मर्जी, जैसे हमने अभी पीरियोडिक टेबल में दिखाऊं, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सभी के लिए ये डेफिनेशन अप्लाई होता है। मैं कोई तुमको 3D सीरीज की एग्जांपल लेके समझाऊंगी, बिकॉज वो सबसे इजी रहेगा समझना। जैसे जिंक की बात करें, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना बताओ, 30 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताना जल्दी से, जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं है। आर्गन 4s2 3d10। यस, आर्गन 4s2 3d10। अब क्या इसमें डी इनकम्प्लीटली फिल्ड है क्या कंप्लीटली फिल्ड है? बेटा डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 10 हो सकते हैं ना। तो ये जो है डी, ये कंप्लीटली फिल्ड है। आ रही है बात समझ में, है ना कंप्लीटली फिल्ड। जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगा तुम लोगों को, जिंक +2 में एग्जिस्ट करता है। जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा जी, ये वाले दो जाएंगे, आर्गन 3d10, 4s वाले दो चले गए। अब D10 क्या फुली फिल्ड है कि पार्शियली फिल्ड है? बेटा डी में 10 है, तो दोनों केसेस में ही डी तो पूरा भरा हुआ है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो जिंक है, क्या उसको डी ब्लॉक में रखना चाहिए, बोलो। डेफिनेशन क्या बोलती है कि उसी को डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे जिसमें जो डी है वो पूरा भरा नहीं होगा, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में या उसके कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट तुम देख रहे हो कि जिंक तो पूरा भरा हुआ है, उसके ग्राउंड स्टेट में भी। ग्राउंड स्टेट मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं है, न्यूट्रल स्टेट है। यहाँ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ +2, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नहीं मानना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा और कोई एग्जांपल लेते हैं, कॉपर की लो। कॉपर की एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी। 29। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 4s2 3d9। इसमें एक्सेप्शन पड़ी थी +1 नहीं, में, एक्सेप्शन यही होता है, 4s1 और 3d10। 3d10। हाँ, दो एक्सेप्शंस होती हैं कॉपर और क्रोमियम की। क्यों होती हैं? क्योंकि ये स्टेबल होता है ज़्यादा, और एक्सचेंज एनर्जी 2 पॉइंट्स किए हुए हैं तुमने +1 में। तो कॉपर की कौन सी स्टेट्स होती हैं, +1 +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं।
ग्राउंड स्टेट में तो डी पूरा भरा हुआ है कि नहीं, बोलो। +1 जब ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एक इलेक्ट्रॉन गायब होगा 4s से, तो भी ये पूरा भरा हुआ है। बट +2 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगी मान्या? 3D9 3D9 हो जाएगी। तो ये क्या पूरा भरा है क्या या पार्शली फिल्ड है? partial पार्शली फिल्ड है ना, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया। D10 ही फुली फिल्ड होगा, बाकी सारे पार्शली फिल्ड ही होंगे। ताकि ये डी ब्लॉक्स ਵਿੱਚ रखना चाहिए अपन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, yes रखना चाहिए, क्योंकि चाहे ग्राउंड स्टेट में ये फुली फिल्ड है बट एक ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में ये पार्शली फिल्ड है। ठीक है, अब तुमको फंडा समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं ना, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये डी ब्लॉक में एक्चुअल में डी ब्लॉक एलिमेंट है नहीं है, बट फिर भी तो रखते ही हैं डी ब्लॉक में, रखते नहीं है? ये देखो, ये तो डी ब्लॉक में पड़े ही हैं। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल की सिमेट्री बनी रहे। आई बात समझ में? तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बोला था ना ये इनऑर्गेनिक ऐसे ही, ऐसे ही इसको समझना, ऐसे ही याद करना कि जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या वो डी ब्लॉक एलिमेंट होने चाहिए? पहली बात, नहीं होने चाहिए। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि डी ब्लॉक में वो वाला आएगा जो जिसके पास डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं होंगे, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट तुम इन तीनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, जिंक की तो मैंने तुमको बता दी, बाकी भी तुम कर सकते हो। ग्राउंड स्टेट में ले लो या इनकी जो ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें ले लो, तुमको D10 नहीं मिलेगा। They should not be we can say counted in the D block element, but even then we study along these elements along with D block to maintain the symmetry of the periodic table. समझ गए ये बात? तो अब देखो, इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में तुमको दूं तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन हो गया, अब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में तुमको लिख के बताती हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा, वाई जिंक, cadmium and mercury are not considered transition elements, ये आ सकता है। तो क्या लिख के आओगे इसमें भाई? एक्सप्लेन कर दो कोई, मैंने अभी किया है, बताओ। उसकी बनाने के लिए You will say because zinc, cadmium and mercury have completely filled, that is D10 configuration in the what, in the ground state as well as in their oxidation states, so they are not considered transition elements. या कई बार फिर ये पूछ सकता है कि why they are considered along with the transition element, तो उसमें एक लाइन चिपका देनी है to maintain the symmetry of the periodic table। समझ आ गई? अब अगला पॉइंट चलते हैं। भाई ये क्वेश्चन लिखते जाना साथ साथ, आई ट्राई टू पुट देम इन द नोट्स एज वेल, बट जो भी बता रही हूँ शॉर्ट छोटा छोटा लिखते जाना। अब आगे देखो, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। हर ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन भी बड़ी होगी पीरियोडिक टेबल चैप्टर में +1 में, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमको बिल्कुल याद नहीं होगी, है ना? तो हम सीख लेते हैं कि क्या है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2। क्वांटम नंबर पढ़े हुए हैं ना? n क्या होता है भाई? n कौन सा क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो तुमको शेल बताता है। ठीक है, ये कुछ पता है भाई तुम लोगों को n-1 क्या होता है कि कुछ नहीं जानते? हाल चाल तो ढिल्ला ही है। वेलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, ये वर्ड जानते हो? नहीं मैम। देख लो भाई, तभी बेचारे टीचर इतना जोर लगाते हैं +1 में पढ़ लो, क्योंकि ये चीज़ें +2 में काम आती हैं।
अब मेरी बात सुनो ध्यान से। 3D सीरीज सबसे आसान है, उसको ही ले लेते हैं। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है निखिलेश? वीडियो ऑन कर ले, शक्ल दिखा दे, बंद करके बह गए फिर सारे। मानने के तो नेट में इशू लग रहा है। अरगुन नहीं आई पिया, कोई बात। ऑनलाइन में ये बढ़िया फंडा बना रखा है ना तुम लोगों ने। बोलती हूँ मैं सर से, खोलो भाई जल्दी, बहुत हो गया अब। हाँ जी, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बताओ। 22. कॉन्फ़िगरेशन बताओ निखिलेश। बोल दे, अब तो मैंने इतनी बता दी। AR. AR क्या होता है? हैं सुनिया नहीं मैनू, कुछ बोलो। AR के बाद 3D S 3D S4 3SP क्या लिखूं, मुझे नहीं पता। 4 S2. अच्छा, तो तेरी आवाज अद्दा क्यों आंदी है? देखो 18 19 20 ते 2 22, ठीक है 22 हो गए। अब मेरी बात सुनो, इसमें बेटा एन, मैं पूछूं आपको क्या है? एन का मतलब है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल याद रखना, उसको बोलते हैं जिसमें शेल नंबर मैक्सिमम होता है। तो कोई तुमसे पूछे कि भाई टाइटेनियम में वैलेंस शेल कौन सी है, तो तुम बोलोगे 4। SP नहीं लिखते साथ में, वो सब शेल डिनोट करते हैं। वैलेंस शेल 4 है, ठीक है इस केस में। और n-1 क्या होगा? 4 - 1 3। अच्छा, वैलेंस मतलब सबसे बाहर से एक अंदर को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। देखो मेरी गल सुनो, न्यूक्लियस है। टाइटेनियम की जे गल करिए, मान लो फर्स्ट शैल है, ये सेकंड शैल है, थर्ड शैल है, फोर्थ शैल है। आई गल समझ? 1 2 3 4। वैलेंस शेल होगी 4, वैलेंस से एक अंदरली शेल हो गई 3। तो वैलेंस से जस्ट एक अंदरली शेल को हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो जैसे 3D की फीलिंग हो रही है ना, तो जो S4S है इसमें क्या है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ज़्यादातर तो 2 होते हैं, बट जैसे एक्सेप्शन, हमने कॉपर की एक्सेप्शन अभी पिया बता रही थी। आर्गन 4s1 3d10 था, तो उसमें एक्सेप्शन के कारण एक इलेक्ट्रॉन S का D में चला गया था। इसीलिए हम वो एक्सेप्शन को कवर करने के लिए यहाँ 1 to 2 लिखते हैं, अदरवाइज 2 होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। समझ आई बात? ये 1 to 10 क्यों लिखते हैं? कि भाई मिनिमम 1 मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे डी में। तो ये जर्नल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। कोई डाउट इसमें? कॉपी में लिख लिया ना, ये पेनल्टीमेट वैलेंस, ये नहीं नोट में होंगी चीज़ें, क्योंकि ये +1 के लिंक्ड है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम लोगों को आनी चाहिए। अब मुझे एक और बात बताओ, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ फटाफट। बोलेगा नहीं कोई, सभी लोग लिख दो बस। चैट में आंसर दो। अक्षित, निखिलेश, तुम लोगों के भी आंसर आने चाहिए। इतना टाइम, इतना तो मुश्किल नहीं है। बोलो जी। जशन ने दिया सबसे पहले, ठीक है। इट्स ऑल्सो एक्सेप्शन। आर्गन 4s1 3d5। ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन जानते हो? या कॉपर में भी ऐसा हुआ था। आर्गन 4s1 3d10 क्यों होता है ऐसा? होनी तो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी 4s2 3d4, इसकी होनी चाहिए थी 4s2 3d9। फिर ऐसा क्यों बन गया ये? स्टेबल होने के लिए, हाँ, क्योंकि वो हो सकता है। क्योंकि हाफ फिल्ड या जो फुली फिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
हाफ फील्ड का मतलब क्या है, 5 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, 10 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 5, ਤਾਂ D5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ D10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲੀ ਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਫੀਲਡ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ ਐਕਸਚੇਂਜ એનર્ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक हुई बात? और तुम ये देख रहे हो कि 4s और 3D में इलेक्ट्रॉन जंप करी जा रहा है। 4s से इलेक्ट्रॉन आराम से 3D में जंप कर गया ना। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि 4s और 3D की बेटा जो एनर्जीज होती हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि n-1d जर्नलाइज करना चाहूँ तो n-1d और ns, इनकी जो एनर्जीज हैं दे आर क्वाइट क्लोज। इसके कारण जो डी ब्लॉक होता है ना, उसमें देर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, क्योंकि इनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली शिफ्ट देयर पोजीशंस। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो जरा एक। सिल्वर हैज EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान्या तू कहाँ चली गई थी? जूम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, फिर रीस्टार्ट करके ज्वाइन किया। पहले देखते हैं कि सिल्वर क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल देखो जरा। ये डी ब्लॉक एलिमेंट ना वैसे ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि तुम देखो सिल्वर हो गया, Ag, गोल्ड हो गया, ये सारे जो कॉस्टली मेटल्स हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। प्लैटिनम हो गया, और इंडस्ट्री के इम्पॉर्टेंट आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनकी कितनी अलॉयज बनती हैं। ठीक है, जो भी सारे मेन इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि जो सिल्वर है, सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन इसने तुमको दे दिया, कितना होता है भाई सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन। वैसे इसका एटॉमिक नंबर तुम्हें दिखाऊं तो ये देखो, ये रहा सिल्वर 47 है। आई बात समझ में? चलो हम ट्राई करते हैं, जरा खुद से लिख के देखते हैं पहले, थोड़ी तुम लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहले इनर्ट गैस लिखो जरा, कौन कौन सी बताई थी मैंने? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54। कौन सी इनर्ट गैस चूज करोगे? क्रिप्टन। क्रिप्टन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 2s, 3s, 4s, 5s। पहले हम लिख के देखते हैं कि क्या बन रही है। अब वो ऑर्डर बनाना जरा, 5s के बाद किसकी फीलिंग होती है? ऑर्डर आता है बनाना? वैसे 4D की होगी, मैं ऑर्डर भी सिखा देती हूँ। किया था ये ऑर्डर, वो क्रॉस वाला? यस। Yes, ma'am. निखिलेश, अक्षित, तुम लोगों को आता है ये बनाना? फिर तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? क्या बात हो जाती है? हाँ ना तो कर दिया करो, नहीं आता तो कह दो कि मैम नहीं किया होगा। नो मैम, किया हुआ मैम। नहीं किया हो तो सीख लो भाई, ये ऐसे लिख के इसको ऐसे क्रॉस करना है। ये एनर्जी ऑर्डर है। पहले फिलिंग होती है 1s की, इसको ऊपर से नीचे पढ़ते हैं 1s, फिर फिलिंग होती है 2s की, फिर 2p, फिर 3s, 3d, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। 5s के बाद कौन आया? 4d भरा जाएगा। अब देखें जरा, 36 इत्थे हो गया ते 2, 38 हो गया ते 9। एक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए सी, बट सिल्वर भी बेटा एक्सेप्शन होता है। अब सारी एक्सेप्शन तो हम याद रख नहीं सकते, हमने तो औखे सौखे क्रोमियम कॉपर की भी मसाई याद की है ना, इसीलिए इसने सिल्वर की दे दी कॉन्फ़िगरेशन। इसको पता है तुम याद नहीं रखोगे, ठीक है। एनीवेज आई एम जस्ट जोकिंग।
तो सिल्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नहीं होती, सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 5s1 4d10। इतनी बात समझ गए? अभी अपनी मर्जी से नहीं होता कि किसी में भी तुम ये 9 और ये देखो तो फटाफट इलेक्ट्रॉन जंप कर दो। ये सारा एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, तुम बस इनकी याद रख लेना बस, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि सिल्वर की ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो कैसे हम बोलेंगे कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या होती है जशन? जिसमें पार्शली फिल्ड होता है। इसमें पार्शली हाँ, जो एटम है वो या तो पार्शली फिल्ड हो ग्राउंड स्टेट में, या उसकी कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट है जो बोर्ड में आता है, और वो बोलेंगे कि सिल्वर की ग्राउंड स्टेट तो देखो फुली फिल्ड है, बाकी सिल्वर की +1 कॉन्फ़िगरेशन में भी 5s से चला जाएगा, वो भी फुली फिल्ड है। बट सिल्वर की बेटा +2 कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, तो आपने यहाँ पे ये लिखना है कि silver no doubt in the ground state is fully filled, in +1 it is also fully filled, but in silver +2 oxidation state it will become 4d9 which is incompletely filled. That is why we count silver in the transition elements. Got it? यस। ये लिखते जाना भाई क्वेश्चन जो करा रही हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में करोगे ना चैप्टर तो ये इजीली याद रह जाता है। चैप्टर ऐसा ही है, ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है, मुश्किल नहीं है ये चीज़ें, बस एक कह लो नया स्टाइल है पढ़ने का, दैट्स इट। अच्छा, अब मेरे एक बेसिक जनरल बात करते हैं। SPDF वर्ड सुने हुए हैं? क्या होते हैं ये सब शेल्स होते हैं। बेटा थोड़ा सा सीरियसली करो, आज ना क्लास के बाद एक तो रिवाइज कर लेना क्वांटम नंबर्स, ये बेस होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक याद कर लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर बहुत बड़ा होता है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, उसका लास्ट टॉपिक NCERT में देखना तुम लोगों, वहीं से कर लेना सफिशेंट है। SPDF आगे भी होता है, G वगैरह, हमारा काम F तक चल जाता है। तो ये सब शेल्स हैं। तुम कोई भी देखो ना, कोई भी शेल ले लो तुम, जैसे मान लो 4 जनरल बात कर रही हूँ मैं, एन जब 4 है तो उसमें ये चारों सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं। 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है। किसी भी एक शेल में भी न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सी सब शेल होती है? ऐसे सबसे पास होती है, फिर p, फिर d, फिर f, ठीक है। एक शेल में भी सब शेल्स का ये ऑर्डर होता है। तो तुम ये देख सकते हो कि जो डी वाली सब शेल है दैट इज कंपैरेटिवली ऑन द आउटर साइड एज कंपेयर टू एस एंड पी सब शेल्स, इजंट इट? डी बाहर वाली साइड है। बाहर वाली साइड होने से क्या होता है बेटा, मतलब वैसे पता है ना, इसकी डबल डम्बल इसकी शेप होती है, शायद सुना होगा, 4 लोब होते हैं इसमें। तो ये सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है ये वाली सब्शंस, और कौन से एटम्स हैं, क्योंकि बाहरली साइड जो चीज़ होगी वो नेचुरली ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस पर, वो औरों पे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालेगी और दूसरे एटम का इन्फ्लुएंस भी इस पर ज़्यादा होगा। इसी के कारण जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? मतलब इनमें काफ़ी वेरिएशंस आती हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें काफ़ी डिफरेंट पाई जाती हैं। इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, ये कैटलिस्ट का काम भी करते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई डी ब्लॉक की पोजीशन क्या है, डी ब्लॉक में कौन सी सीरीज आती हैं, डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। अब हमारा सारा फोकस किस पे होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पे। किस पे फोकस होगा? प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई भी जब तुम ब्लॉक पढ़ोगे ना, एस ब्लॉक भी पढ़ा होगा +1 में, पी भी पढ़ा था, उसमें भी यही करते होते थे, याद करो। तो पहले तो जर्नल सी बातें कर लेते होते थे, फिर प्रॉपर्टीज़ करते होते थे जर्नल, फिर 2-3 कंपाउंड वो तुमको दे देते हैं। जैसे एस ब्लॉक में सोडियम कार्बोनेट पढ़ा होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, ये सारा, ठीक है। ऐसे ही डी ब्लॉक में जर्नल बातें होगी और प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनकी बेटा जी, मेटालिक करैक्टर। जो सारा डी ब्लॉक है ना वो मेटल्स है,
पूरा पीरियोडिक टेबल में से ज़्यादा मेटल्स पाए जाते हैं, 78% के अराउंड होता है आई थिंक। एस ब्लॉक पूरा मेटल है, डी ब्लॉक पूरा मेटल है, पी ब्लॉक ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨॉन ਮੈਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਟਲੋਇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਫ ਬਲॉक ਵੀ ਹੈਵੀ ਮੈਟल्स ਹੁੰਦੇ हैं। Now what block we are studying right now? D block। तो पहली बात मेटालिक प्रॉपर्टी क्यों लिखा है मैंने मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं, तो मेटल की टिपिकल प्रॉपर्टी शो तो करेंगे ही। कोई प्रॉपर्टी बताना मेटल्स की? अरे यार 8 से पढ़ रहे हो, मेटल्स तो बताओ। मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल, और लस्ट्रस, लस्चर होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये सारे करैक्टर ये दिखाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अब 2-3 और साथ में पॉइंट्स लिखेंगे। इनऑर्गेनिक तो तुम एनसीईआरटी से कर लो ना, एक एक लाइन। जैसे बायो वाले बच्चे शायद जानते होंगे, बायो के टीचर क्या करते हैं जब नीट की प्रिपरेशन होती है तो बोलते हैं एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो एनसीईआरटी की, पता होगा मान्य। ऐसे ही जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इवन जेई लेवल की, जेई मेंस तक की बात कर रही हूँ मैं, वो एनसीईआरटी की तो कोई लाइन नहीं छोड़नी, मैं सारा कवर करूँगी, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी डालूंगी नोट्स में। एक एक लाइन से उठ के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे एक लाइन इसमें लिखी हुई है वो बताती हूँ तुमको मैं अभी लिख के। एक्सेप्ट, स्टार डाल के लिख लेना, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगानीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव टिपिकल metallic structures। मेटालिक स्ट्रक्चर का मतलब है क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अभी एक लाइन का मतलब क्या है, बड़ा सीधा सा इंग्लिश मीनिंग है, जो वही मीनिंग है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगानीज। मैंगानीज जानते हो ना, फर्स्ट सीरीज का ये एलिमेंट है, 25 एटॉमिक नंबर वाला। अब ये स्टडी बेस्ड है सारा कि इनके बिना बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट में देखा गया कि उनके हैव, ऐसे लिखो, एक वर्ड रह गया मेरे से, सॉरी, हैव वन और मोर देन वन टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स। कि इन एलिमेंट्स को छोड़ दें तो बाकियों में कि एक या एक से ज़्यादा उनके टिपिकल क्रिस्टल लैटिस होते हैं। जैसे हमने पढ़े थे ना इतने, बीसीसी, एफसीसी, वो सारे जो क्रिस्टल लैटिस थे, ब्रेवियस लैटिस याद होगा सॉलिड स्टेट में, वो पाए जाते हैं। आई बात समझ में? जिंक, कैडमियम, मरकरी की तो वैसी प्रॉपर्टीज कम मैच करेंगी डी ब्लॉक के साथ, क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है ही नहीं। तो ये एक लाइन है, फैक्ट बेस्ड है, तो माइंड में रखनी है इसको, इस पे कोई भी क्वेश्चन बना के दे देगा वो। बात पता लगी क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, आगे चलते। अब नई मीटिंग शुरू कर रही हूँ, ये खत्म हो रही है। नाउ यू सी, डी ब्लॉक की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली कि मेटालिक कैरेक्टर होता है। अगली प्रॉपर्टी है इनका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरली बेटा इनका दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा, जिनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा उनको वोलेटाइल बोलेंगे कि नॉन वोलेटाइल बोलेंगे?
सोच। वॉलेटाइल भैया वोलेटाइल वो होते हैं जिसके जल्दी वेपर बन जाएंगे, जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो उनके वेपर जल्दी बनेंगे क्या? उनको बहुत 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 ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो क्या ये नॉन वोलेटाइल नहीं हुए? यस ठीक है, एक्सेप्ट वही जिंक कैडमियम मरकरी। क्यों ऐसा है इनका? क्योंकि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये हमने उसमें भी पढ़ा था ना, लिक्वेशन में भी, याद होगा तुमको, ये इजीली मेल्ट कर जाते थे। ठीक है, डिस्टिलेशन में भी ये चीज़ें पड़ी थी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो था, इसलिए ये डिस्टिल हो जाते थे रिफाइनिंग में, याद आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो इनका लो होता है तो इनको हम वोलाटाइल बोल देते हैं। बट बाकी जो सारे डी ब्लॉक के हैं वो तो टिपिकल मेटल्स हैं। मेटल क्या होते हैं? वो हार्ड होते हैं ना। मेटल हार्ड होने का क्या मतलब है? उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो नॉन वोलाटाइल है। अब इसमें वेरिएशन देखो। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ। पहला पॉइंट ये हो गया कि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। अब हाई होगा क्यों? इसका क्या रीज़न लगता है? बेटा डी ब्लॉक की जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तुम एक काम करो, फटाफट मुझे इनका कॉन्फ़िगरेशन बता दो। आर्गन तो सब में आई गई, आर्गन के बाद क्या क्या आता है? जल्दी करो। 4s2 3d1, 3d5 बस 3d2 में डी लिख रही हूँ अकेला, 3d3 3d4, सॉरी 5 ही आ जाएगा क्योंकि एक्सेप्शनल है ये। D5, इसमें D6, D7, D8, D10, D10, यही कहानी है। ऐसे ही अगली ट्रांजिशन सीरीज देखोगे, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुदेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये देखो, एक बार दिखा दूँ तुमको, ये रहा। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुदेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। कोशिश कर लेना 2 तक तो याद कर लो। देखो, मैं तो ऐसे याद हो जाती हैं, मुझे तो अपना अपना होता है। तुमको शॉर्टकट्स वगैरह चाहिए तो तुम नेट से अब ढूंढ लेना, आराम से मिल जाएंगे। तो वैसे ऐसे याद करना आसान रहता है। तुमको शॉर्टकट में एफ ब्लॉक के लिए सिखाऊंगी। एफ ब्लॉक में ज़्यादा ज़रूरी होगा ये जो है ना, नीचे 2 सीरीज दी हैं, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, इनको तो तुमको याद करना ही है, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। और ये याद रखने हैं भी बड़े मुश्किल, ये शॉर्टकट से याद होंगे। ट्रांजिशन पहली सीरीज तो मैं उम्मीद करती हूँ तुमको आती होगी, सेकंड भी याद कर लेना। ठीक है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने सिर्फ फर्स्ट की लिखी है, तुम लोग ये देख पा रहे हो। इसमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाओ तो ये एक अनपेयर्ड होगा। इसमें अनपेयर्ड कितने होंगे टाइटेनियम में? बोलो बेटा। 2, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 5, इसमें आयरन में कितने अनपेयर्ड होंगे? 6 होंगे क्या? 4 होंगे। क्यों भाई? क्योंकि 5 के बाद वो पेयरिंग करने लग जाएगा, अनपेयर्ड 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे करके। आई बात समझ में? तो तुमको एक ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम लोग फर्स्ट सीरीज पे फोकस करते हैं, सेम ट्रेंड तुमको सेकंड और थर्ड सीरीज में मिल जाता होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर पहले बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो रहा है। क्या ये बोल सकती हूँ मैं? यस अच्छा, अब मेरी बात सुनो। ये जो मेटल्स होते हैं बेटा, इनमें बॉन्डिंग कौन सी होती है? मेटालिक बॉन्डिंग होती है इनमें। कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड करती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। आई बात समझ? तुम खुद सोचो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे ना, उतना एक एटम दूसरे एटम से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लो तुमने स्कैंडियम और टाइटेनियम को कंपेयर करना है, स्कैंडियम का स्कैंडियम से बॉन्ड बनेगा, टाइटेनियम का टाइटेनियम से बनेगा। अपना अपना है ना, उनका अपने अपने मेटल्स हैं। तो टाइटेनियम और टाइटेनियम का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम में 1 है। इतनी बात समझे? तो मैं ये बोल सकती हूँ, ग्रेटर द number of unpaired electrons
स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्डिंग। बताओ, ठीक है, सहमत हो इससे? यस तो जितनी मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी क्या उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो उन्हें ब्रेक करना भी तो मुश्किल होगा। आप आधा ग्राफ बनाते हैं, आप देखना जरा। इधर है बेटा मेल्टिंग पॉइंट, इधर है एटॉमिक नंबर। कई बार वो Z भी लिख देते हैं क्योंकि तुमको +1 में बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें थोड़ा ग्राफ देखना पड़ेगा। ऐसा इसमें ग्राफ बनता है। एक्सेप्शन के लिए ये डिप आई है इसमें, वो मतलब क्यों है वो मैं तुमको सारा समझाऊंगी। ये 3D सीरीज है, जैसे पूरे एलिमेंट नहीं बनाएंगे, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज में ये नीचे चला जाता है। क्यों जाता है बताऊंगी। आयरन, कोबाल्ट, फिर निकल, कॉपर, जिंक का कम वाली साइड होगा क्योंकि ये फुली फिल्ड है। हमने देखा अभी फुली फिल्ड D10 थे, तो इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बॉन्डिंग बहुत वीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है कि वो जल्दी मेल्ट होके वेपर भी बनाते हैं इवन। तो इससे क्या मैं बोल सकती हूँ कि सबसे हाई क्या है? क्रोमियम का दिख रहा है हमें, है ना। मैंगनीज का नहीं होना चाहिए था, बताओ क्यों होना चाहिए था मैंगनीज का, पहले ये बताओ बेटा। पीछे देख के आया ना, मैंगनीज में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना। हाँ, मैं वही बताने जा रही हूँ। ज़्यादा होने की बजाय मेल्टिंग पॉइंट इसमें डिप आ गया, ठीक है। ये 3D सीरीज है। सिमिलरली 4D सीरीज में भी ये कुछ तुमको टेक्नीटियम पे डिप दे देता है, ठीक है। जिरकोनियम, हैफनियम, ये नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम पे ज़्यादा होना चाहिए था, वो बल्कि डिप मिल गया। रुदेनियम, रोहोडियम आगे ऐसे ऐसे ही अगली हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, थोड़ा सा डिप ये रहीनियम पे दिखेगा तुमको। पहली बात ये बताओ, ये तो पता लग गया ना ये बढ़ क्यों रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसीलिए बॉन्डिंग बढ़ रही है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। फिर जहाँ पे ये डिप दिखा रहा है ना बेटा, वहाँ पे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। जैसे मैंगनीज है, टेक्नीटियम भी देखो, रहीनियम में थोड़ा डिप आता है। तो ज़्यादा होने के बजाय इनमें कम क्यों हो गया? क्योंकि हाफ ये फिल्ड। हाफ फील्ड है। हाँ, ये सारे हाफ फिल्ड हैं। हाईली मतलब हाफ फिल्ड बाय नेचर, ये एक्सेप्शन वाइज नहीं, क्योंकि क्रोमियम भी हाफ फिल्ड है, बट वो तो होना तो D4 चाहिए था, बट D5 है। चलो, अब जो एग्जैक्टली है ही, मतलब एग्जैक्टली हाफ फील्ड ही है, वो बहुत स्टेबल होंगे, तुमको पता है। अब जो बेटा बहुत स्टेबल है तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ ही खींच लेता है। स्टेबल क्या? स्टेबल इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, पता है ना, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है एटम में, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को न्यूक्लियस खुद ही पकड़ लेता है, क्योंकि वो इतना स्टेबल है, तो वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाता। तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की बजाय मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बहुत स्टेबल होने के कारण उसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड कर लेता है, किसी और के साथ बॉन्ड बनाने नहीं देता, इसीलिए इसमें डिप दिखता है। गॉट माई पॉइंट? यस मैम। तो तुमको इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसमें ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। पहली बात क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देयर इज लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच देयर इंटरमेटालिक बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू विच दे शो हाई मेल्टिंग पॉइंट। जनरल बात होगी। फिर वो यही पूछेंगे कि इसमें डिप क्यों आ रही है, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर ये पूछेंगे कि जिंक का सबसे कम क्यों दिख रहा है, उसमें क्या लिखोगे कि ये फुली फिल्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण वीक मेटालिक बॉन्डिंग, जिसके कारण कम है मेल्टिंग। समझ आ गई बात? यस अब अगली प्रॉपर्टी देखो। दो प्रॉपर्टी कर ली हमने, मेटालिक कैरेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी होती है बेटा जो डिस्कशन जिसकी होती है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। चलो पहले तो मुझे ये बताओ क्या होती है ये, मुझे तो नहीं पता, तुम लोग बताओगे। पहली बार सुन रहे हो क्या ये वर्ड? दिमाग लगाओ ना बेटा। जैसे मैं तुमसे मान लो ये पूछूं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है, उसको क्या डिफाइन करते होते हो? हीट रिलीज बाय फॉर्मिंग वेपर।
हीट रिलीज्ड बेटा वेपराइजेशन मतलब एक मोल लिक्विड ਨੂੰ ਜੇ ਗੈਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इसी तरह इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का की मतलब है, मान लो तुम लोग कोई मेटल देख रहे हो, मेटल में मेटल मेटल बॉन्डिंग है, तुमने इनको फ्री करना है, ब्रेक करना है, एटम बनाने हैं इनके अलग अलग, तो अलग अलग एटम बनाने के लिए इनके बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी, वो जितनी एनर्जी लगती है उसको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। समझे बात? क्या ये मेल्टिंग पॉइंट जैसा ही नहीं होगा? बिल्कुल, जितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बेटा उतनी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही बढ़ेगी। खुद सोचो, स्कैंडियम टाइटेनियम को कंपेयर करते हैं, स्कैंडियम स्कैंडियम में बॉन्ड टाइटेनियम टाइटेनियम में, पहले ये बताओ कि दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? टाइटेनियम। टाइटेनियम। रीज़न क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हाँ, है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो टाइटेनियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इफ़ यू वांट टू मेक द टाइटेनियम एटम्स फ्री वी नीड टू सप्लाई मोर हीट, इजंट इट? तो दोनों में से मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि बेटा जी इन दोनों में किसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी, योर आंसर विल बी डायरेक्टली टाइटेनियम। बोलो। मैम तो मैं बोल सकती हूँ कि जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा उतनी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा। बोलो। यस मैम। ठीक है, बस अब ग्राफ में देख लेते हैं। फंडे अपने स्ट्रॉन्ग रखो, तो मतलब क्रैमिंग भी तभी हो पाएगी इनऑर्गेनिक में जब बेसिक चीज़ें आएंगी। बेसिक मतलब क्या, पहले पता तो हो कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, आइडिया तो हो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखते हैं, आइडिया तो हो कि मेटालिक बॉन्डिंग कैसे लिंक अप करना है, ये चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी, अंडरस्टैंडिंग पार्ट तो देखो आएगा ही आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री से बच्चे कईयों को लगता है भी केमिस्ट्री मुश्किल है, मैं कहती हूँ केमिस्ट्री बिल्कुल मुश्किल नहीं है, रादर सबसे इजी है, इसमें थोड़ा सा बस पढ़ने की टेक्निक पता होनी चाहिए। तो मतलब अपना वैसे नहीं है कि फालतू के ही वो करी जा रहे हैं कि हाँ जी एक्सेप्शन क्यों आई, और कुछ चीज़ों को तुम लोगों को एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको कई बार कुछ हो जाता है अपने आप ही, ये पता नहीं क्या होने लगता है। बट 1 मिनट दो मुझे ना, चार्जिंग भी खत्म हो गई है। या तो हम क्या बात कर रहे थे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में हम ग्राफ देख रहे थे कि कैसे बन जाएगा, तो वो मैं ग्राफ बनाती हूँ। इसमें एलिमेंट टू एलिमेंट नहीं हमको स्टडी करना, हमको जनरल ट्रेंड तो समझ आ ही गया है कि ऐसा होता है। ये 3D सीरीज का इस टाइप का बेटा ग्राफ आता है। देखो पहले बढ़ ही रहा है नेचुरली क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा कॉन्स्टेंट्स है, फिर डिप आ जाएगी, वही डिप है कि हाफ फील्ड में स्टेबल हो गया, बॉन्ड नहीं बना पा रहा, बॉन्ड नहीं बनेगा तो नेचुरली उसको ब्रेक करने में भी तो एनर्जी कम ही लगेगी, फिर बढ़ गया, फिर कम क्यों हो रहा है नीचे को जाते हुए, इसका रीज़न बता सकते हैं? यहाँ कौन से एलिमेंट्स आएंगे? अरे बेटा कॉपर जिंक वाले, कोबाल्ट निकल जिंक। हाँ वो वाले आएंगे ना, क्यों? क्योंकि इनमें अनपेड कम है अनपेड, तो इनकी मेटालिक बॉन्डिंग वीक है, मेटालिक बॉन्डिंग वीक है तो बॉन्ड ਨੂੰ ब्रेक करने लिए भी एनर्जी घट लगेगी, दैट्स इट। ठीक है, तो 4D सीरीज में कुछ ऐसा आएगा आपको, एंड 5D सीरीज में कुछ ऐसा है। ठीक है, 4D 5D ये 3D, 6D नहीं जनरली हम लोग पढ़ते हैं, यही पढ़ी जाती है। अब इसमें मैं एक लाइन लिख रही हूँ, फिर मैं उसको समझाऊंगी, उसी लाइन पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो लाइन नोट कर लेना, एनसीईआरटी की लाइन है, मेटल्स ऑफ सेकंड
थोड़ा थोड़ा कर लोगे ना रोज, जितना मतलब मैं करा रही हूँ, बस ये रखा करो कि लैग ना हो काम तुम्हारा, और कुछ नहीं चाहिए। देखो आज हमने सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद तुम इसमें मतलब हार्डली 15 मिनट लगा लोगे तो तुम्हारा तैयार हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। मेटल्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या ये चीज़ तुमको रियलाइज हो रही है? देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सीरीज। बताओ फर्स्ट सीरीज मतलब देखो 3D की सबसे, मान लो कंपेयर करो 3D और 4D को, ज़्यादा किसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है? बोलो। 4D की 4D ज़्यादा की और उससे ज़्यादा 5D की। तो जैसे 5D सीरीज बढ़ रही है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ रही है, ये ऑब्जर्वेशन है। इसका रीज़न ये होता है कि जो हायर सीरीज होती है ना, हायर सीरीज मतलब जैसे 4D 5D की बात है, उनमें मेटल मेटल में बॉन्ड बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये बात याद रख लो। क्या बोला है मैंने? वो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि जो हायर ट्रांजिशन सीरीज हैं उनमें इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा क्यों आ रही है, तो तुम इसका रीज़न क्या दोगे कि हायर ट्रांजिशन सीरीज में मेटल मेटल बॉन्डिंग के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जितना चांसेस ज़्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, उतनी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई। समझ में आ गई बात? yes ना। अच्छा अब एक क्वेश्चन देख लो, फिर आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। अभी तुमको कल की रिकॉर्डिंग भी भेजनी है, दोनों साथ में भेज दूंगी। चलो इसका दो आंसर 13 का। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग लीस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी सबसे कम होगी? हाँ देखो मान्य जशन दोनों दे आंसर आ गए, सीधी जी गल है। ए है D10 है ना, हाँ D10 है तो बॉन्ड ही नहीं बननगे, बॉन्ड ही नहीं बननगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इस करके बॉन्ड नहीं है, इस करके ब्रेक करने लिए एनर्जी सब तो घट लगेगी। ठीक है बेटा, इतना पढ़ना, मैं शाम तक इस जितना कराया उसके नोट्स भेजूंगी और बाकी कल करेंगे। और वो Okay. आप लोगों ने बोला हुआ है ना, याद है ना, वो क्वेश्चन कर लेना मेटलर्जी के। आज क्या डे हो गया? वेंसडे ट्यूसडे? आज डे है। ट्यूसडे है। हाँ थर्सडे ਨੂੰ सुनने हैं मैं, ते अपना याद करके रखियो क्वेश्चंस। ओके जी।